हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नवमौलूद की सांस अचानक रुक गई थी। सीपीआर के जरिए जान बचाई गई। पैदाइश के बाद नौज़ादा को सांस की दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन एम्बुलेंस के स्टाफ ने जुर्रतमंदी और महारत से इसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होने वाले नौज़ादा को सांस लेने में शदीद मुश्किल पेश आई। इसके बाद इसे शहर हैदराबाद के मारूफ बच्चों के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में इसका दिल अचानक रुक गया। ऐसी हालत में एम्बुलेंस के तरबियत याफ्ता स्टाफ नबीन और राजू ने फौरी तौर पर सीपीआर शुरू किया। इनकी पेशावराना महारत और फौरी इक़दाम की बदौलत नौज़ादा की दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो गई, जिससे इसकी जिंदगी बच गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिंगापुर की वजीर से मुलाकात। सिंगापुर का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर की वजीर बराए तिजारत और माहौलियात ग्रेस फोहान से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में सिंगापुर की शराकत दारी के लिए तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के साथ इस मौके पर रियासती वजीर सनत और IT सूरीधर बाबू के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बिलखुसूस तेलंगाना के शहरी इलाकों की तरक्की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पानी के मुनासिब इस्तेमाल, तकनीकी तरक्की, स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर की तैयारी, माहौलियात के फरोग के बारे में भी सिंगापुर की वजीर को तफसीलात से वाकिफ कराया गया। सिंगापुर की वजीर ने तेलंगाना से ताउन करने के मामले में मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर ने जो तजावीज़ पेश किए हैं, इस पर हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। फ्यूचर सिटी, मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पानी के मुनासिब इस्तेमाल के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम करने से इत्तेफाक किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सिंगापुर की वजीर ग्रेस फोहान ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया। सिंगापुर की जो तरक्की है, इसको तेलंगाना में फरोग देने के लिए बाहमी इश्तराक से काम लेने का भी फैसला किया गया है। नए बस डिपोस और स्टेशनों की तामीर को मंजूरी। मौजूदा बस स्टेशनों को तोसी भी दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना में नए बस डिपोस और नए बस स्टेशनों की तामीर और मौजूदा बस स्टेशनों की तोसी के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी RTC के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हफ्ते को हैदराबाद के बस भवन में RTC बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नए डिपोस और बस स्टेशनों के लिए अहम फैसले किए गए। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में नए डिपोस के क़याम के साथ साथ मौजूदा 97 डिपोस और बस स्टेशनों की तरक्की और तज़य्यीन नौ के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से RTC बसों में हुजूम में इजाफा हो गया है, इसलिए नए बस स्टेशनों की तामीर और मौजूदा स्टेशनों की तोसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल से महफूज रखने के लिए नई बसों की खरीदारी के साथ साथ बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर भी तवज्जो की जा रही है। वजीर पूनम प्रभाकर ने RTC अहदेदारों को हिदायत की कि वो बोर्ड से मंजूर शुदा नए डिपोस और बस स्टेशनों को जल्द मुकम्मल करें। ग्रेटर हैदराबाद में बर्क़ी की ज़ेर ज़मीन लाइनों के इक़दाम का आगाज़। दूसरे मुमालिक के बड़े शहरों में काम करने वाली कंपनियों से बोलियों की तलबी। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ग्रेटर हैदराबाद में मौजूदा लाइनों को ज़ेर ज़मीन केबल्स में तब्दील करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी जनाब मुशर्रफ अली फारूकी ने मुतल्ला किया है कि कंपनी ने कामों की तकमील के लिए दिलचस्पी और काबिलियत रखने वाली कंपनियों की निशानदही का अमल शुरू कर दिया है, ताकि नेटवर्क के कामों को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि ज़ेर ज़मीन केबलिंग के दौरान अवामी सलामती का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा, जिसके जरिए हैदराबाद का इमेज आलमी शहर के तौर पर होगा। उन्होंने बताया कि कंपनी में दूसरे मुमालिक के बड़े शहरों में ज़ेर ज़मीन केबल के कामों की कामयाबी के साथ अंजामदही करने वाली कंपनियों से बोलियां तलब की हैं, ताकि वो हैदराबाद में भी बोली में हिस्सा ले सकें। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम की जानिब से इस ताल्लुक से वेबसाइट tgsouthernpower.org पर तफसीलात दस्तियाब रखी गई हैं। आउटर रिंग रोड 6 लेन फ्लाईओवर की अप्रैल तक तकमील। आउटर रिंग रोड से हैदराबाद के कोंडापुर तक 1.2 किलोमीटर तवील 6 लेन फ्लाईओवर जारिया साल अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान के राब्ते को बेहतर बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर की लागत 178 करोड़ रुपए तक आ रही है। फ्लाईओवर के आगाज के बाद मुसाफिर और RR रैंप से फ्लाईओवर तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। जंक्शन को बाईपास करते हुए गच्चीबौली तक पहुँच सकते हैं। शहर में गच्चीबौली के रास्ते सफर करने वाले रास्ते ORR तक पहुँचने के लिए दूसरा रैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखिलती उम्मीदवारों के लिए मुसाबकती एग्जाम्स की मुफ्त कोचिंग। जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर रंगारेड्डी जिले के नवीन कुमार रेड्डी की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना अखिलती स्टडी सर्कल एंड कैरियर काउंसलिंग सेंटर हैदराबाद मुख्तलिफ मुसाबकती एग्जाम्स जैसे ग्रुप 1, 2, 3, 4 और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और SSC बैंकिंग वगैरह में मुफ्त कोचिंग फराहम कर रहा है। रंगारेड्डी में अखिलियतों के उम्मीदवार यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट से दरख्वास्तें मतलूब हैं। लिहाजा जिले अखिलती बहबूद अफसर रंगारेड्डी ने दरख्वास्त की है कि तालीमी सर्टिफिकेट्स के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ दरख्वास्तें जिले अखिलती बहबूद के दफ्तर रंगारेड्डी जिले दूसरी मंजिल 18S कोंगरा कलन इब्राहिमपट्टनम में 15 फरवरी 2025 या इससे पहले दाखिल करें।
राशन कार्ड्स की इजराई का चंद दिन में आगाज, ज़ायदा 6.5 लाख खानदानों की निशानदही, हैदराबाद सर्रफहरिस्त। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल चंद दिनों में शुरू होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत भर में 6,68,000 खानदानों को नए कार्ड्स के लिए इब्तदाई तौर पर अहल करार दिया गया है। इस फहरिस्त को रियासत के 33 अजला में रवाना कर दिया गया है। 20 से 24 जनवरी 4 दिन तक रियासत भर में हर ग्राम पंचायत, बल्दिया और कॉरपोरेशन के महलों में इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें एतराज़ात हासिल करने के बाद हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी। जिले कलेक्टर्स के जरिए आने वाली फहरिस्त की बुनियाद पर महकमा सिविल सप्लाईज कार्ड्स जारी करेगा, जिसकी तकसीम का आगाज 26 जनवरी से होगा। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक्किदा जामे ज़ात पात पर मबनी खानदानी सर्वे की बुनियाद पर यह फहरिस्त तैयार की गई है। इस सर्वे में ऐसे अफराद की तफसीलात हासिल की गई हैं जो राशन कार्ड से महरूम थे। इन अफराद के साथ साथ जिन्होंने नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी या मौजूदा कार्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी थी, इनका डेटा मुरतब किया गया। इस अमल के बाद इब्तदाई तौर पर 6,68,309 खानदानों को नए राशन कार्ड्स के लिए अहल करार दिया गया है, जिनमें मजमूई तौर पर 11,65,052 अफराद शामिल हैं। ग्राम पंचायतों और बल्दी इलाकों की बस्तियों में इजलास के बाद इस तादाद में कमी या इजाफा हो सकता है। इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 83,285 और वनापर्तरी जिले में सबसे कम 6,647 खानदानों को राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की दस्तखतों के साथ एक सरकारी खत की शक्ल में ये नए कार्ड्स दिए जाएंगे। चंद दिन बाद पुराने और तमाम मुस्तहिकीन को नए डिज़ाइन में राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जिसका डिज़ाइन अभी तय होना बाकी है। पुराने राशन कार्ड्स मनसूख नहीं होंगे, तमाम मुस्तहिक अफराद को नए कार्ड्स मिलेंगे, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत में तमाम मुस्तहिक अफराद को नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। उन्होंने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि पुराने राशन कार्ड्स मनसूख किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुराने कार्ड्स भी जूं का तूं बरकरार रहेंगे। उन्होंने ये वजाहत की है कि पुराने राशन कार्ड्स में नए नामों का इंदराज किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड्स की इजराई ज़ात पात की बुनियाद पर किए गए सर्वे के मुताबिक की जाएगी और अगर किसी का नाम फहरिस्त में शामिल ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे अफराद ग्राम सभाओं में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में देहातों में सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में पहले ही 2,81,00,000 अफराद के लिए 90 लाख राशन कार्ड्स मौजूद हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम किया कि वो इस मामले को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्तहिक शख्स राशन कार्ड के बगैर रह जाए तो वो मुतल्लिका हुक्काम या अवामी नुमाइंदों से रुजू हो सकता है, क्योंकि ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। राशन कार्ड की फहरिस्त में नाम न आने वाले परेशान ना हों, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। राशन कार्ड्स की इजराई एक मुसलसल अमल है। रियासती सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में अहल अफराद को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। जिन अफराद के नाम नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जात पात की मरदमशुमारी, समाजी और इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात और पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर अहल अफराद के नाम दर्ज किए गए हैं। जो लोग समझते हैं कि वो अहल हैं लेकिन इन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, वो ग्राम सभा में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इंटर के सालाना एग्जाम्स के लिए सख्त निगरानी। इंटरमीडिएट बोर्ड ने सालाना थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के इनेकाद की मज़ीद सख्त निगरानी करने का फैसला किया है। इसके लिए हैदराबाद में इंटर बोर्ड के दफ्तर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा, जहां से रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स पर नजर रखी जाएगी। रियासत में 3 से 22 फरवरी तक तकरीबन 1000 मराकिज़ में प्रैक्टिकल इंटर एग्जाम्स का इनेकाद किया जा रहा है। इन्हें सख्ती से नाफिज करने के लिए हर लैब में एक कैमरा, लैब के सामने दूसरा कैमरा नस्ब किया जा रहा है, जिसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक कर दिया जाएगा। एग्जाम्स की निगरानी के लिए खुसूसी अमला मुकर्रर किया जाएगा और इन्हें निगरानी की जिम्मेदारी तफवीज़ की जाएगी। लेबोरेटरीज में सीसी कैमरे और इंटर बोर्ड में सीसी कैमरों की तनसीब और कनेक्शन के लिए टेंडर्स तलब किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम की तकमील के बाद इन्हें इम्तिहानी मराकिज़ के अहाते और सवालिया पर्चे खोलने वाले कमरों में भी नस्ब किया जाएगा। रियासत भर में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए 9.5 लाख उम्मीदवार एग्जाम्स में शरीक हो रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत करने वाले तलबा की तादाद तकरीबन 3.5 लाख होगी। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने बताया कि माजी की तरह इम्तिहानी मराकिज़ के अहम इलाकों में CCTV कैमरे होंगे, लेकिन इस बार इनकी तादाद में थोड़ा इजाफा किया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुक्काम को लैब में CCTV कैमरे तनसीब करने के बारे में इत्तला ना देने की वजह तलब करने पर उन्होंने बताया कि अभी टेंडर्स तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजेस के लैब्स में कैमरे हम ही लगाएंगे, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया खुद CC कैमरे तनसीब कर लें। इन्हें भी कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा।
तेलंगाना के कई मुकामात पर कोहर, महकमे मौसमियात की पेशकशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगरचे तेलंगाना में अकलतरीन दर्जा हरारत मामूल पर है, लेकिन कई मुकामात पर कोहर छाई हुई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागरत्ना ने कहा कि कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि शुमाल मशरकी और मशरकी अजला में शदीद कोहर छाई रहेगी। नागरत्ना ने कोहर के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। नागरत्ना ने कोहर के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। सराफा बाजार में मुसलसल तीसरे रोज भी इजाफा जारी। सोना 81,000 रुपये से तजावुज कर गया। चांदी की कीमत में भी 1100 रुपये का इजाफा। घरेलू सराफा बाजार में आज मुसलसल तीसरे रोज तेजी का रुझान है। आज के कारोबार में सोना 610 रुपये से महंगा होकर 660 रुपये फी 10 ग्राम हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 1100 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में इजाफे की वजह से मुल्क की बेशतर सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 81,000 रुपये की सतह को उबूर कर गया है और फी 10 ग्राम 81,430 रुपये से 81,280 रुपीस के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 74,660 रुपीस से 74,510 रुपीस फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत में इजाफे की वजह से ये चमकदार धात आज दिल्ली के सराफा बाजार में 96,600 रुपीस फी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में इजाफा देखने में आया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 81,280 रुपीस फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में आज 22 कैरेट सोना 74,510 रुपीस फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल वाकया, मुलजिम संजय राय खाती करार दिया गया। कोलकाता की एक मुकामी अदालत ने 33 साल संजय राय को आरजीकर हॉस्पिटल में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल का मुर्तकिब करार दिया। इसकी सजा का पीर को ऐलान किया जाएगा। इस तरह सारे मुल्क में बरहमी की वजह बनने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का मंतकी अंजाम हुआ। 33 साल संजय राय साबिक सिविल पुलिस वॉलंटियर बताया गया है। 31 साल खातून ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात ड्यूटी पर थी और दूसरी सुबह वो मुर्दा पाई गई थी। इसके बाद सारे बंगाल में एहतजाज शुरू हो गया था। अदालत ने 160 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सियालदा ने संजय राय को भारतीय न्याय संहिता के दफात के तहत इस्मत रेजी और कत्ल का मुर्तकिब करार दिया। अदालत में संजय राय को खाती करार दिए जाने के बाद मतूफी डॉक्टर के वालिद जज्बात से मगलूब हो गए और जज से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने वो भरोसा बरकरार रखा जो अदलिया में इन्हें था। संजय राय को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में कमरे अदालत में लाया गया था और फैसले के बाद इसने कहा कि इसे इस मामले में फंसाया गया है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। छत्तीसगढ़ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ पुलिस ने इस हमले के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सफर कर रहा था। दुर्ग आरपीएफ पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो कॉल के जरिए इसकी शनाख्त की तस्दीक की गई और फिलहाल इससे पूछगछ की जा रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक शख्स सैफ अली खान के घर में घुसकर इन पर हमला करने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर दुर्ग आरपीएफ को भेजी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक मुश्तबा नौजवान को ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ इंचार्ज संजू सिन्हा ने बताया कि मुलजिम का नाम आकाश कैलाश कंजुया है और वो मुंबई का रहने वाला है। वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जरिए बिलासपुर जा रहा था और टंडला न्योरा में अपने जानने वालों के घर रुकने का मंसूबा था। मुंबई पुलिस के एहलकार आज रात 8 बजे तक रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दुर्ग जाकर मुलजिम को अपनी तहवील में ले लेंगे। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, अजय माकन ने कहा। सीनियर कांग्रेस रहनुमा अजय माकन ने 18 जनवरी को कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरक्की से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है और कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी का मुकाबला कौमी सतह पर नहीं किया जा सकता। कोटला रोड पर वाक़ कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने पहले दिए हुए बयान पर आज भी कायम हैं। उन्होंने पहले कहा था कि केजरीवाल मुल्क मुखालिफ है और दारुल हुकूमत में आम आदमी पार्टी की ताकत से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। केजरीवाल के खिलाफ इनके मुल्क मुखालिफ बयान के बारे में पूछे जाने पर माकन ने कहा, मैंने अपनी जाती राय दी थी और मैं अब भी इस पर कायम हूँ। वाज़ेह है माकन दिल्ली के रिहायशी और सरगर्म सियासतदान हैं जो 3 मरतबा रुकन असेंबली रहे हैं और 2 बार लोकसभा के रुकन रहे हैं। माकन ने कहा कि साल 2013 में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की हिमायत और 2024 में केजरीवाल की क़यादत वाली पार्टी के साथ इसके इत्तेहाद की वजह से दिल्ली के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। जब दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ। अजय माकन ने मजीद कहा, मैं ये भी महसूस करता हूँ कि कांग्रेस को साल 2013 में आम आदमी पार्टी की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी और ना ही 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कोई इत्तेहाद होना चाहिए था, लेकिन ये मेरी जाती राय है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस मुस्तकबिल में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, माकन ने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल को फरोग देने से
बीजेपी को मदद मिलती है। बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस के पास मजबूत कौमी बुनियाद होना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस जैसी कौमी पार्टी कौमी सतह पर मजबूत नहीं होगी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसराइल ने 700 से ज्यादा फलस्तीनी यरगमालियों की फहरिस्त जारी की। 19 जनवरी को शाम 4 बजे के बाद होगी रिहाई। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी को लेकर हुए मुआहदे के बाद कुछ अच्छी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इसराइली वजारत इंसाफ ने 700 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी की, जिन्हें गजा में हमास के साथ जंग को रोकने वाले मुआहदे के तहत रिहा किया जाएगा। ये फहरिस्त इसराइल की मुकम्मल काबीना के जरिए जंगबंदी मुआहदे को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद जारी की गई। वजारत इंसाफ ने फलस्तीनी यरगमालियों की फहरिस्त जारी करने के साथ साथ उनकी रिहाई के वक्त से मुतल्लिक जानकारी भी दी है। वजारत का कहना है कि फलस्तीनी कैदियों को इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। इतवार का ही दिन है जब दोनों तरफ से यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। काबिल जिक्र है कि इसराइल के जरिए फलस्तीनी यरगमालियों की जारी फहरिस्त में हमास और दीगर इस्लामी ग्रुपों के कई अराकीन शामिल हैं। कुछ ताहयात कैद की सजा काट रहे हैं और कुछ कत्ल जैसे संगीन जराइम में कसूरवार ठहराए गए हैं। इस फहरिस्त में 64 साल मारवान बरगूती का नाम भी शामिल है। इन्हें इसराइल के जरिए यरगमाल बनाया गया था और कैदी फलस्तीनियों में सबसे अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बरगूती को कई फलस्तीनी आइंदा सालों में अपने सदर ओहदे के अहम उम्मीदवार की शक्ल में देखते हैं। बरगूती साल 2000 की दिहाई के शुरू में दूसरी फलस्तीनी बगावत के दौरान मगरबी साहिल में एक अहम लीडर थे। हमास मुतालबा करता रहा है कि इसराइल किसी भी जंगबंदी समझौते के तहत इन्हें रिहा करे। हालांकि इसराइली अफसरान अब तक इस इम्कान से इनकार करते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि जब इसराइल यरगमाल फलस्तीनियों को रिहा करता है तो बरगूती से मुतल्लिक क्या फैसला लिया जाएगा, यानी इनकी रिहाई के लिए कौन सा वक्त मुकर्रर होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग से 2 जज जाँ बहक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बादअज़ा हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, हसीना वाजिद ने कहा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि मुझे और मेरी बहन को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद ने अपने कत्ल की मुबैना साजिश के हवाले से बयान देते हुए कहा कि मैं और मेरी बहन शेख रेहाना कई बार मौत के मुँह में जाने से बाल बाल बची हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में बज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने हामियों से खिताब के दौरान हुकूमत के आखिरी दिन का हवाला देते हुए हसीना वाजिद ने कहा कि 5 अगस्त 2024 को हमारा बच जाना अल्लाह की मेहरबानी से मुमकिन हुआ, वरना इस दिन भी मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया था। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी आवाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडियो खिताब में शेख हसीना ने कहा कि मैं आज अपने घर और अपने मुल्क के बगैर जी रही हूँ। मीडिया के मुताबिक अपने आप पर हुए कातिलाना हमलों का जिक्र करते हुए शेख हसीना ने बताया कि 21 अगस्त 2004 को एक रैली के दौरान मुझ पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 24 अफराद हलाक हुए थे, जबकि मैं जख्मी हुई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।